हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट तक क्लासेज पर। मैं संजय सियाग आज आपके साथ डिस्कशन करूंगा एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर पेपर जो हुआ था आपके 2021 में 16/11/2021 को। उसकी फर्स्ट शिफ्ट में जो मैथ के 25 क्वेश्चन आए थे उनका डिस्कशन आपके साथ करूँगा। तो चलते हैं, मैथ के 25 क्वेश्चन आए थे एसएससी जीडी में। पार्ट सी के रूप में मैथ के आपके 25 क्वेश्चन आए थे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोर्ड मास से रिलेटेड क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिखा एक इक्वेशन आपको दी गई है। यहाँ से 45 माइनस 3 इंटू छोटा ब्रैकेट 4 होप 6 प्लस 12 भाग 3 इंटू 6 माइनस 4 इंटू 5 फिर ब्रैकेट 1 प्लस 6। तो यहाँ से 45 को 45 लिख देता हूँ, माइनस 3 इंटू ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले ऑफ सोल होता है, ऑफ का अर्थ होता है गुणा। तो 6 चौक कितना हो जाएगा 24 प्लस इसके बाद भाग 16 होता है बोर्ड मास के नियम में। तो 12 में 3 का भाग कितने बार 4 बार, 4 इंटू 6 कितना हो जाएगा 24 और 5 चौक कितना हो जाएगा 20 और ये प्लस नीचे में लिख देता हूँ। तो 45 माइनस 3 ये ब्रैकेट आ गया 24 24 कितने हो गए 48 और 48 में से 20 जाएंगे तो कितने बचेंगे 28 प्लस 6। तो 45 माइनस 8 3 24 का चौका हाथ की 2 3 दून 6 2 8 28 कितनी हो जाएगी 84 प्लस 6। तो 45 और 6 51 प्लस के और यहाँ पर 84 माइनस के, जब इनको घटाएंगे तो कितना बचेगा -33। ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड -33। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला गया है 36 मीटर पटुआ जूट बेचने पर एक दुकानदार 12 मीटर पटुआ जूट के विक्रय मूल्य के बराबर राशि का लाभ अर्जित करता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब 36 मीटर बेचता है तो 36 मीटर का विक्रय मूल्य कितना होगा 36 SP और क्रय मूल्य कितना होगा 36 CP। अब लाभ किसके बराबर होता है 12 SP के बराबर। लाभ किसके प्रॉफिट किसके बराबर होता है 12 SP के। लाभ बराबर क्या होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब लाभ कितना होता है 12 SP, तो यहाँ पर लिख दूँ 12 SP बराबर विक्रय मूल्य कितना है 36 SP और क्रय मूल्य कितना है 36 CP। अब इस CP को इधर लेकर आता हूँ तो 36 CP बराबर कितना हो जाएगा SP उधर चला जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा 24 SP। अब CP और SP का अनुपात निकालता हूँ तो कितना अनुपात निकलेगा, यहाँ 12 दूनी 24 और 12 3 36, मतलब 2 में खरीदा 3 में बेचा, 2 में खरीदा 3 में बेचा। लाभ कितने का 1 का। परसेंटेज निकालने के लिए हम इसको 100 से गुणा करवा देते हैं और परसेंटेज का साइन लगा देते हैं। 2 का भाग 50 में 100 में 50 बार, तो 50% यहाँ पर प्रॉफिट हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा होगा। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला गया है कि कक्षा 9 और कक्षा 10 में छात्रों की संख्या क्रम से 42 और 45 है। कक्षा 9 और कक्षा 10 में लड़कों और लड़कियों की संख्याओं का अनुपात क्रम से 9:5 और 8:7 है। दोनों कक्षाओं में मिलाकर लड़कों की कुल संख्या और लड़कियों की कुल संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। पहले मैं यहाँ पर कक्षा 9 ले लेता हूँ, इधर यहाँ पे 10 ले लेता हूँ। कक्षा 9 और कक्षा 10 में छात्रों की कुल कितनी संख्या है 9 में है 42 और 10 में है 45। बॉयज़ और गर्ल्स 9 में अनुपात कितना है 9:5 में और 10 में बॉयज़ और गर्ल्स का अनुपात कितना है 8:7। टोटल कितना हो गया 9 5 14, 14 भाग 42 में कितनी बार 3 बार, 3 इंटू 9 9 3 27 बॉयज़ है और गर्ल्स की बात करें तो वे कितनी है 5 3 15। कक्षा 10 की बात करते हैं तो कक्षा 10 में बॉयज़ और गर्ल्स अनुपात कितना हो गया 7 और 8 कितना 15, 15 में वापस इस 45 में 15 भाग 3 बार, यहाँ 8 3 24 बॉयज़ है और गर्ल्स कितनी है 7 3 21। अब कक्षा 9 और कक्षा 10 में कुल बॉयज़ कितने हो गए, यहाँ पर 27 और 24 कितना हो जाएगा 51 और कक्षा 9 और कक्षा 10 में कुल गर्ल्स कितनी हो जाएगी 15 और 21 कितनी हो जाएगी 36। अब पूछा गया है कि कक्षा 9 तथा कक्षा 10 में कुल लड़कों तथा कुल लड़कियों की संख्या के बीच का अंतर हमें पूछा गया है। तो 51 में से मैं 36 घटाऊंगा तो कितना बचेगा 15
तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 के ऑप्शन नंबर 4 में आपको दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक इक्वेशन दी गई है, उसका आपको मान बताना है। इक्वेशन कुछ इस प्रकार है, 12 यहाँ पर परसेंटेज, फिर ओप, फिर 4%, फिर ओप, फिर 7%, फिर ओप इंटू 2 और लास्ट में दिया गया 10⁶। अब परसेंटेज को जैसे ही हटाते हैं तो नीचे हम कितना जीरो लगा देते हैं, 2। यहाँ से परसेंटेज ऑफ का अर्थ होता है गुणा 4/100 इंटू 7/100 इंटू 2 इंटू 10⁶। अब नीचे कितने जीरो है, 6 जीरो, तो ये 6 जीरो से 6 जीरो कट जाएगा। 12 7 कितना हो गया, 84 इंटू 4 दूनी 8, 8 चौक 32। अब आपको देखना है कि क्वेश्चन नंबर 4 के कौन से ऑप्शन में इकाई का अंक 2 आ रहा है। तो आपको दिख रहा होगा कि ऑप्शन नंबर 3 में इकाई का अंक 2 आ रहा है। तो इकाई का अंक 2 ऑप्शन नंबर 3 में आ रहा है, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। पूरा गुणा कराने की कोई आपको आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है 112 सेंटीमीटर इंटू 44 सेंटीमीटर इंटू 25 सेंटीमीटर विमोम वाले एक ठोस धातु के बने आयताकार बलों को पिघलाया जाता है और 35 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यदि किसी वस्तु की शेप में परिवर्तन किया जाता है और दूसरी शेप में उस वस्तु को एक शेप से दूसरी शेप में बदला जाता है, तो उस वस्तु का आयतन कभी चेंज नहीं होता है। हालांकि उस वस्तु का क्षेत्रफल है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है, उसकी विमाएं वे बदल सकती है, परंतु वस्तु के आकार को बदलने पर आयतन हमेशा एक फिक्स वैल्यू रहती है, आयतन कभी चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पर इन विमाओं वाले एक ठोस धातु के बना आयताकार बलोक यानी घनाभ को पिघलाकर एक बेलन में बदला जाता है 35 सेंटीमीटर जिसकी त्रिज्या है। तो पूछा गया है कि बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा। अब बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, 2πr/h, और हमें यहाँ पर दिया गया है 112 इंटू 44 इंटू 25। ये क्या है, घनाभ, घनाभ का आयतन। जब घनाभ को बदला जाता है बेलन में, तो बेलन का आयतन तो बदलता नहीं है, घनाभ के आयतन के बराबर ही होता है। तो बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h। तो मैं r इंटू आर लिख देता हूँ और h। फिर मैं यहाँ 112 इंटू 44 इंटू 25 बराबर πr/h की वैल्यू में रख देता हूँ, क्योंकि πr/h हमें यहाँ पर आवश्यकता पड़ेगी πr/h की। और r का मान आपको 35 दिया हुआ है, तो 35 यहाँ पर रख दूँ, ये 35 इधर नीचे आएगा। तो 7 का भाग कितनी बार जाएगा इसमें, 35 में 5 बार, और 7 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा, 7 एकम 7, 6 7 यहाँ 16 बार। फिर 5 का भाग इसमें 25 में 5 बार, 16 पंजे 80, 80 इंटू 44 बराबर इधर क्या बचा, ये तो 35 तो नीचे आ गया, तो πr/h। अब πr/h का मान कितना है, 80 इंटू 44, तो 2πr/h का मान कितना हो जाएगा, 160 इंटू 44। जब इनको गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, 70 40, जो आपके 2πr/h का मान आ जाएगा। और बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr/h, जो कि ऑप्शन नंबर 70 40 आपको ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है साधारण ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर एक धनराशि पर प्राप्त विसर्जन 4 वर्षों के बाद 13,200 और 8 वर्षों के बाद 16,400 होता है। उसी धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 से 1/5 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। अब किसी धनराशि पर 4 वर्षों में मिश्रधन कितना प्राप्त होता है, यह होता है 13,200। 8 वर्षों में मिश्रधन प्राप्त कितना होता है, 16,400। अब यहाँ से मैं इन दोनों का अंतर निकालता हूँ तो 3200। अब 4 वर्षों का ये यहाँ पर 4 वर्षों के अंतर के कारण ये 13,200 से बढ़कर ये धनराशि हो गई 16,400। तो ये बढ़ी किसके कारण है, 4 वर्षों के ब्याज के कारण। तो धनराशि का 4 वर्षों का ब्याज कितना हो गया, 3200। और यहाँ पर शुरुआत में मिश्रधन 3200 है, जब 4 वर्षों में का मिश्रधन 3200 है कुल। अब 4 वर्षों का ब्याज हमें पता चल गया 3200। अब 13,200 में 3200 निकालेंगे तो हमें मूलधन प्राप्त हो जाएगा। मूलधन कितना है, 10,000 प्राप्त हो जाएगा। अब पूछा गया है कि 10,000 की एक राशि है, उस पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से
3 से 1/5 वर्ष में प्राप्त साधन ब्याज कितना होगा? तो 5 3 15 और 1 16/5 और बट्टा 100। डबल जीरो से मैं यहाँ से डबल जीरो काट देता हूँ। 5 का भाग कितनी बार? 2 बार। 16 दूना 32 और बचे कितने? ये 2 जीरो। तो 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 से 1/5 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? 3200 रुपये, जो कि आपको ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन नंबर 6 के ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिख रहा होगा। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है कि एक बल्लेबाज ने 124 रन बनाए, जिसमें 6 चौके और 10 छक्के शामिल थे। उसके कुल स्कोर में से कितने प्रतिशत रन विकेटों के बीच दौड़कर बनाए? टोटल रन कितना है? 124। कितना है टोटल रन? 124। छक्के कितने लगाए? 10 छक्के। तो 10 छक्कों का रन कितना हो जाएगा? 6। एक छक्के का 6 रन, तो 10 छक्कों का कुल 60 रन। बात की जाए चौकों की, चौके कितने लगाए? 6 चौके। एक चौके का कितना है? 4 रन। तो 6 चौकों के कितने? 24 रन। कुल छक्कों और चौकों के रन कितने हो गए? 84। और कुल रन कितने बनाए? 124। जब इनका अंतर निकालेंगे तो कितना बचेगा? 40। ये 40 रन उस बल्लेबाज ने विकेटों के बीच दौड़कर लिए। और इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितने प्रतिशत रन उस बल्लेबाज ने विकेटों के बीच दौड़कर लिए। तो ये 40 रन। अब 40 124 का कितना परसेंट है? इंटू 100%। जब इनको हम सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 32 से 8/31%, जो कि आपको इस क्वेश्चन नंबर 7 के ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है एक व्यक्ति 1600 मीटर लंबे मार्ग को 4 मिनट में पार करता है। उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी है? अब चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। या तो आपको चाल निकालनी है मीटर पर सेकंड में, और यह चाल आपको निकालनी है किलोमीटर प्रति घंटा में। हमें पूछा गया है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी कितनी है? 1600 मीटर। और समय कितना लग रहा है? 4 मिनट। अब मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए यहाँ पर चाल। यहाँ पर मीटर है तो नीचे सेकंड होना चाहिए, लेकिन दिया कितना है? 4 मिनट। अब इसको सेकंड में बदलने के लिए हम 60 से गुणा करा देते हैं, तो कितना आएगा? 0 से 0 160/24। ये आ गई मीटर पर सेकंड में। हमें पूछा गया है कि किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है, तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए क्या करते हैं? 18/5 से गुणा करवा दूँ इसको। 6 का भाग 3 बार, 6 का भाग 4 बार, 4 का भाग 40 बार, और 5 का भाग 40 में 8 बार। 8 × 24, 8 3 24 किलोमीटर प्रति घंटा। ये उस व्यक्ति की चाल आ जाएगी, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है कि रवि और सुमित के वेतनों का अनुपात 4:5 है। यदि उनमें से प्रत्येक के वेतन में 6000 की वृद्धि होती है, तो उनके वेतनों का नया अनुपात 35:40 हो जाता है। सुमित का बढ़ा हुआ वेतन ज्ञात कीजिए। अब रवि और सुमित दो व्यक्ति है। इधर मैं रवि को ले लेता हूँ, इधर सुमित को। अब रवि और सुमित के वेतनों का अनुपात है 4:5। प्रत्येक के वेतन में 6000 की वृद्धि होती है। रवि के वेतन में 6000 और इधर सुमित के वेतन में ही 6000 की वृद्धि होती है। वृद्धि के बाद उनके वेतनों का नया अनुपात हो जाता है 35:40। अनुपात को छोटा करने के लिए मैं 5 से इनको काटता हूँ। 5 का भाग 7 बार और 5 का भाग 40 में कितनी बार जाएगा? 8 बार। हमें पूछा क्या गया है? सुमित का बढ़ा हुआ वेतन। अब सुमित का वेतन यहाँ से कितना बढ़ रहा है? यहाँ 5 अनुपात था, यहाँ 8 अनुपात। कितना अनुपात बढ़ रहा है? 3 अनुपात। ये किसके बराबर होगा? 6000 के। 1 अनुपात का मान किसके बराबर होगा? 2000 के। सुमित का प्रारंभिक वेतन कितना? 5 दूनी 10, 10,000। वर्तमान में सुमित का वेतन कितना है? 16,000। 8 दूनी 16, 16,000। और यही हमें पूछा गया है कि सुमित का बढ़ा हुआ वेतन कितना है, तो कितना हो जाएगा? 16,000, जो कि आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिख रहा है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है जब विक्रय मूल्य में 132.60 की वृद्धि होती है, तो 10.5% की यानी 11 से 3/5% के लाभ में परिवर्तित हो जाती है। वस्तु का क्रय मूल्य में ज्ञात करना है। वस्तु का क्रय मूल्य में मान लेता हूँ 100।
यहाँ पे पहले हो रही है 10.5% की हानि, फिर यहाँ पे हो रहा है लाभ, हो रहा है कितना 11.6% का लाभ। और क्वेश्चन में बोला गया है जब विक्रय मूल्य में 132.60 की वृद्धि होती है तो 10.5% की हानि 11 से 3/5 के लाभ में परिवर्तित हो जाती है। वस्तु का क्रय मूल्य, अब विक्रय मूल्य में कितनी 132 की वृद्धि, और यहाँ से देखें तो पहले 10.5% की हानि थी तो विक्रय मूल्य कितना था 99.5, और जब 11 से ही 5/3 का लाभ हो तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100 में ये जुड़ जाएगा 111.6। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि विक्रय मूल्य में 132.60 की वृद्धि होती है, और यहाँ से वृद्धि कितनी हो रही है, इनका अंतर निकालूंगा मैं तो कितना आएगा, यहाँ से 111.6 में से 99.5 में निकालूंगा तो कितना आ जाएगा 22.1। अब हमें क्रय मूल्य निकालना है तो इसको मैं 100 से गुणा करा दूं, क्योंकि प्रारंभ में हमने क्रय मूल्य माना था 100 रुपये। इसको 100 से गुणा कराऊंगा और 100 से गुणा करा के इसको सोल्व करने पर क्रय मूल्य कितना आ जाएगा 600 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर आपको 4 में दिख रहा है। ये आप सोल्व आगे अपने आप कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया है, 725 मीटर लंबी एक ट्रेन 235 मीटर लंबी सुरंग को 48 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की चाल, अब चाल बराबर गई दूरी बटा समय, परंतु आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब ट्रेन किसी पुल को पार करे, किसी प्लेटफॉर्म को पार करे, किसी सुरंग को पार करे, तो वहाँ पर ट्रेन की कितनी लंबाई है, वे लंबाई, और उसमें यदि पुल को पार करती है, सुरंग को पार करती है, प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो उनकी दूरी को ऐड करना है, और टोटल दूरी में जो जितना समय लगता है उसका भाग देने पर आपको चाल प्राप्त होगी। लेकिन जब ट्रेन किसी खंबे को पार करे, किसी व्यक्ति को पार करे, तो उस खंबे या व्यक्ति की जो दूरी है वे ट्रेन की दूरी की तुलना में उसको नगण्य मान लिया जाता है, और वहाँ पर केवल ट्रेन की दूरी को ही ऊपर लेना है। लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि 135 मीटर लंबी सुरंग को 48 सेकंड में पार करती है, तो चाल बराबर दूरी बटा समय। यहाँ पर सुरंग की दूरी को ट्रेन की दूरी में जोड़ना पड़ेगा हमें, तो 725 ट्रेन की दूरी प्लस 235 सुरंग की दूरी, समय कितना लग रहा है, समय लग रहा है 48 सेकंड। तो इनको जोड़ लेता हूँ, 5 5 10 3 3 6 7 2 9 बटा 48, ये चाल आएगी आपके मीटर पर सेकंड में, और हमें निकालना किस में, ऑप्शन में दिया गया है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो इसको 18/5 से गुणा करा देता हूँ, तो 48 दूना 6 में 20, 5 का भाग कितने बार जाएगा 4 बार, और 18 चौक 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा होगा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है पी, क्यू और आर किसी कार्य को अकेले करते हुए क्रम से 10 दिन, 20 दिन और 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि क्यू और आर एक एक दिन छोड़कर पी की सहायता करते हैं तो उसी कार्य को कितनी जल्दी पूरा किया जा सकता है। अब यहाँ से बोला गया है 3 व्यक्ति है पी, क्यू, आर। पी, क्यू, आर किसी कार्य को अकेले करते हुए क्रम से पी 10 दिनों में कर सकता है, क्यू 20 दिनों में कर सकता है, और आर 30 दिनों में। इनका एलसीएम ले लेता हूँ 60, यहाँ पे 6, पी की एफिशिएंसी 6 आ जाएगी, क्यू की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 3, और आर की एफिशिएंसी कितनी है 2 की एफिशिएंसी है। अब इसमें बोला गया है कि यदि क्यू और आर एक एक दिन छोड़ के पी की सहायता करते हैं, मतलब पहले दिन पी के साथ कौन आएगा क्यू, तो कुल कार्य कितना हो जाएगा 9। दूसरे दिन पी के साथ कौन आएगा आर, तो कुल कार्य कितना हो जाएगा 8। अब 2 दिनों में कुल कार्य कितना हो रहा है यहाँ से 17 कार्य। अब हमें कार्य कितना करना है 60, तो इस 60 के पास पहुँचने के लिए मैं इसको 3 से गुणा कराता हूँ, तो इसी को 3 से गुणा कराना पड़ेगा, 3 दूनी 6 और 17 51, मतलब 6 दिनों में 51 काम हो गया। अब काम कितना बचा, कुल काम 60 है, 51 हो गया, 9 काम बचा। अब वापस पी और क्यू आएंगे और ये 9 काम कर देंगे, 7वें दिन पी और क्यू आएंगे, बचा हुआ 9 काम कर देंगे, तो कुल काम 60 हो जाएगा। तो कुल कितना दिन लगेगा 7 दिन इनको
टोटल समय लगेगा इस 60 कार्य को करने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7। लेकिन इस क्वेश्चन में 7 आपको दिया हुआ ही नहीं है। ये क्वेश्चन रेलवे ने जो ऑप्शन दिए हुए ये ऑप्शन रॉन्ग है, इसका करेक्ट आंसर 7 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। इसमें बोला गया है कि एक निश्चित धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2 से 1/2 वर्षों में 9,982.50 हो जाती है, जबकि ब्याज की गणना 10 मासिक चक्रवर्ती आधार पर की जाती है। तो धनराशि रुपये में ज्ञात कीजिए। अब मैं यहाँ पर धनराशि मान लेता हूँ 100 रुपये मान लेता हूँ। अब इसमें बोला गया है कि जबकि ब्याज की गणना 10 मासिक चक्रवर्ती आधार पर की जाती है, यदि ब्याज की गणना वार्षिक रूप से की जाती तो समय कितना होता, 2.5 गुना। और यदि यहाँ पर 2.5 वर्षों में कुल कितने महीने हो गए, 30 महीने। अब यदि वार्षिक रूप से की जाती तो ब्याज की गणना कितने बार होती, कितने टर्म के लिए, 2.5 टर्म के लिए। और यदि मासिक रूप से की जाती है 10 मासिक चक्रवर्ती आधार पर तो 30 वर्षों में कितने टर्म हो गए, 3 टर्म। तो ये 2.5 टर्म का कितना गुना है, ये 3। तो मैं मान लेता हूँ x। तो x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर पॉइंट हटेगा को 0 ऊपर लगा दूँ, 30/25 कितना हो जाएगा, 6/5। समय कितना हो रहा है, 6/5 गुना। तो दर कितनी होगी, 5/6 गुणी। तो यहाँ पर दर कितनी हो जाएगी, 12 × 5/6, 6 दूनी 12। दर हो जाएगी 10%, जब 10 मासिक चक्रवर्ती ब्याज पर उस धनराशि की गणना की जाती है। अब दर हो गई 10%, यहाँ से दर कितनी हो जाएगी 10%। और समय कितना, 10 मासिक के आधार पर कुल कितने महीने, 30 महीने। तो 10 मासिक के आधार पर 3 बार गिना जाएगा। 100 रुपये की मैंने धनराशि मानी है। अब 100 रुपये की धनराशि पर तीन टर्म के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवर्ती ब्याज कितना हो जाएगा, 331। ये इसका फॉर्मूला होता है। अब 100 रुपये का, अब 100 का 10% कितना हो जाएगा, 10 प्लस 10 का 10% कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1 का 10% कितना हो जाएगा, 0.1। तो यहाँ पर 30 3 33.1। और यहाँ पर 100 रुपये मैंने मूलधन माना था, तो यहाँ पे कुल मूलधन कितना हो जाएगा, 133.1। और क्वेश्चन में बोला गया है कि कुल मूलधन हो जाता है 9,982.50। और हम बोलते रहे कुल मूलधन कितना हो जाएगा, ये तो ब्याज हो गया, ये मूलधन। कुल मिश्रधन कितना हो जाएगा, कुल मिश्रधन 133.1। और हमें पूछा गया है कि धनराशि कितनी, यानी मूलधन कितना होगा। तो हमने जो 100 माना है उसको यहाँ पर गुणा करवा देता हूँ। तो गुणा कराने पर कितना आ जाएगा, 7500, जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर 3 में आपको दिख रहा होगा 7500, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है एक कुर्सी अंकित मूल्य पर 10% की छूट के बाद 720 में बेची जाती है। कुर्सी का क्रय मूल्य 640 है। यदि इसे अंकित मूल्य पर बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत क्या होता। अब कुर्सी अंकित मूल्य मान लेता हूँ 100%। अब 10% छूट मतलब 90% में बेची जाती है, और वे किसके बराबर है, 720 के। तो यहाँ पर कुर्सी पर अंकित मूल्य कितना है, 100%। अब 100% का मान निकालने के लिए 100 × 90, यहाँ पर 9×72, मतलब अंकित मूल्य कुर्सी पर कितना है, 800 रुपये। और कुर्सी का क्रय मूल्य कितना है, 640 रुपये। अब बोला गया है यदि इसे अंकित मूल्य पर बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत क्या होता। अब 600 की कुर्सी, यहाँ पर 640 की कुर्सी है, और लाभ कितना का, अंकित मूल्य 800 पर बेचा जाता, लाभ कितने का होता, 160 का। इंटू परसेंटेज निकालने के लिए मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। यहाँ पर 16 चौक 64 और 4 का भाग 100 में 25 बार, तो 25% लाभ हो जाता, जो कि ऑप्शन नंबर आपको 3 में दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है 89563871y एक 9 अंकीय संख्या है जो 72 से विभाजित है। तो अंडर में दिया गया है 7x - 3y का मान कितना होगा। आपको एक संख्या दी गई है 89563871y, ये 72 से विभाजित है।
यदि ये संख्या 72 से विभाजित है तो 100% 8 और 9 इन दोनों से विभाजित होगी। और 9 के लिए विभाजकता का नियम कहता है कि अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। तो यहाँ से 9 में काट दूँ, 6 3 यहाँ से 9 काट दूँ मैं, और यहाँ पे 8 8 16 और 16 यहाँ पर कितने बच गए, इनका योग करता हूँ मैं, x + y यहाँ पे 8 8 16 16 5 कितने हो जाएंगे 21 21 7 कितने हो जाएंगे 29। अब 29 + x + y बच गया। तो 29 में 9 का भाग कितनी बार, 9 3 27, बचे कितने 3 3 + x + y। अब यदि संख्या 8 से विभाजित हो तो अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होने चाहिए। तो यहाँ पर 8 7 y, ये 8 से विभाजित होना चाहिए। अब y का मान 8 से विभाजित होने के लिए क्या रखना पड़ेगा आपको, यहाँ पे 2 रखते हैं तो ये संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। और y का मान 2 रखते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 2 5। और 9 से विभाजित होने के लिए x का मान कितना रखना पड़ेगा, x का मान आपको रखने का पड़ेगा 3 2 5 और 4। यहाँ पे 2 रखता हूँ एक बार, 8 9 टा 72, 8 1 8 9 टा 72। यहाँ पर y का मान 2 रखने पर तो ये अंतिम 3 डिजिट 8 से विभाजित हो रही है। और यहाँ पे ये मैंने काट दिया, 6 3 9 8 8 16 16 5 21 21 7 सॉरी 28 ही होगा यहाँ पे 28। और यहाँ पे बचेगा कितना 28 और 9 का भाग 9 3 27, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा और यहाँ पे 2 रखूँगा 2 2 4। तो x का मान कितना रखना पड़ेगा, फिर 5 रखना पड़ेगा x का मान 5 रखना पड़ेगा। 1 मिनट और संख्या देख लेता हूँ, 5 रखने पर तो हो ही नहीं रहा है। 9 8 5 6 3 x 8 7 y, ये 9 कट गया, 6 और 3 ये कट गया, 8 8 8 16 16 5 21 21 7 28 और 9 3 27, एक ही बच रहा है, सॉरी 2 कैसे बचा रहा हूँ मैं, यहाँ पे 1 और यहाँ पे मैं 2 रखता रहा हूँ तो ये 8 से विभाजित हो रहे हैं अंतिम 3 अंक। तो x का मान कितना रखना पड़ेगा, 2 और 1 3, x का मान रखना पड़ेगा 6। अब अंडरूट के अंदर 7 × 6 माइनस 3 × y का मान कितना है 2, तो 6 से तो 42 माइनस 6 कितना, अंडरूट के अंदर 36 और 36 का अंडरूट हटाने पर कितना बचेगा, निकल के आ जाएगा 6, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया है वे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 398 437 और 5425 को विभाजित करने पर क्रम से 7 12 और 2 शेष बचते हैं। अब हमें वे बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी हो, जब हमें बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी हो तो हमें निकालना पड़ता है वहाँ पर HCF। और यहाँ पर शेषफल जो बच रहे हैं उसको यदि उस दी गई संख्या में से घटा दें तो शेषफल कितना बचेगा 0। तो यहाँ पर पहले 398 से मैं आपके घटा देता हूँ, जो बच कितना रहा है 7, ये घटा देता हूँ। और आपको यहाँ पर नेक्स्ट दिया हुआ है 437, इसमें से मैं घटा देता हूँ 12। और नेक्स्ट दिया हुआ है आपको 5425, इस 5425 में से मैं घटा देता हूँ आपके जो 2 शेषफल बच रहा है। अब आपकी संख्या आ गई 391 425 और 5423, ये किस संख्या से विभाजित है। अब इसका मैं HCF निकालना है तो मैं पहले 17 का इसमें भाग देता हूँ। 17 दूना 34 कितने बचे 5, 70 3 51, इसमें देता हूँ 70 दूना 34 कितने बचे 8, 70 पंजे 85, इसमें देता हूँ 70 दूना 34 70 3 51 कितने बचे 3 और 70 एकम 17 कितने बचे 15, 70 नम 153। तो 17 का भाग जा रहा है तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, जिसमें आपको 17 दिख रहा होगा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 17, इसका HCF आ जाएगा। और बड़ी से बड़ी संख्या निकालने के लिए यदि आपको बोला जाए तो आपको वहाँ पर HCF ही निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया है A और B के वेतनों का अनुपात 6:7 है। यदि B के वेतन में 5.5% की वृद्धि होती है तो उसका कुल वेतन
1,47,700 हो जाता है। ए का वेतन ज्ञात कीजिए। ए और बी है, उनके वेतनों का अनुपात है 6:7। बोला गया है यदि बी के वेतन में 5.5% की वृद्धि होती है तो उसका कुल वेतन 1,47,700 हो जाता है। अब ए का वेतन हमें ज्ञात करना है। अब पहले मैं बी का वेतन मान लेता हूँ 100 है, 100%। अब बोला गया 5.5% की वृद्धि होती है तो कितना हो जाएगा 100 का 5.5 तो 105, 5 पॉइंट कितना हो जाएगा 5%। ये किसके बराबर है 1,47,700 के। अब मैं इसमें 1,47,700 में भाग दे देता हूँ 105 और पॉइंट हटाऊंगा तो एक जीरो यहाँ पर बढ़ा दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखना 7×5 = 35। पहले मैं इसमें भाग दे देता हूँ, आपके कितने का भाग जाएगा 11 का चला जाएगा, 11×9 = 99, 11 को तो यहाँ पे भाग नहीं जाएगा, 5 का भाग तो चला जाएगा, 5 का भाग दे देता हूँ। 5×2 = 10, 5×1 = 5, 5×1 = 5 और 5×2 = 10, बचे कितने 4, 9×5 = 45, बचे कितने 2 और 5×2 = 25, कितने बचे 2, 520 और ये 00 यहाँ पे है। अब मैं यहाँ पे भाग दे देता हूँ आपके 147, 25, 211। नेक्स्ट कितने का भाग जाएगा 1 मिनट में इसको। अब यहाँ पे 211 का भाग देना है, इसमें कितने 2,95,400 में। तो पहले दो इसमें भाग देता हूँ एक बार, कितना यहाँ से देखना कितना बच रहा है 4, यहाँ से कितना है कितना बच रहा है यहाँ से देखना 8 और ये 4 और ये बच्चे जो 4 उतार लिए एक बार भाग देने पर। फिर इसमें भाग जाएगा कितनी बार 4 बार, 4 बार और अंत में जीरो कितने बचे 2, 1, 2 और ये 3, ये बच गए, ये 14,000। ये किसके बराबर है 7 के बराबर है 14,000, इतना ही तो है, ये 14,000। एक का मान कितना हो जाएगा ये सॉरी ये मान आया आपके 100% का मान आया है 14,000। फिर यहाँ पर एक का मान आ जाएगा कितना 2,000 और 100% की वैल्यू निकालने पर 00 लगा दूंगा, ये कितना हो जाएगा 2 लाख। ये एक की वैल्यू है तो अभी 6 की वैल्यू निकालने के लिए इसको गुणा कराऊंगा तो कितना हो जाएगा 1,20,000। यहाँ पर 14% है, सॉरी 14,000 है 7 के बराबर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड 1,20,000। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। इसमें बोला कि एक 2760 की धनराशि को इस प्रकार दो भागों में विभाजित किया जाता है कि जब उन्हें 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर क्रम से 2 वर्ष और 4 वर्षों के लिए निवेशित किया जाता है तो उन पर प्राप्त होने वाले मिश्र धन बराबर होते हैं निवेश किए गए दूसरे भाग की राशि ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को निकालने के लिए आपको पहली राशि माननी होगी x और दूसरी राशि अपने पर निकल के आ जाएगी 2760 - x और दोनों का मिश्र धन बराबर कर देना है। इसकी थोड़ी सी इक्वेशन बनेगी जो थोड़ी सी लंबी होगी, तो ये क्वेश्चन आप अपने आप कर लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में वही बोर्ड मास से रिलेटेड क्वेश्चन है। 3 × 7 + 5 - 6 / 3 - 9 + 45 भाग 5 × 4 - 45, तो 7 × 21 प्लस 6 माइनस यहाँ पे 2 और -9 कितना -11 प्लस 45 में सॉरी भाग देना है 5 बार 9 बार 5 का भाग 45 में 9 बार 9 चौक 36 माइनस का 45, तो यहाँ पर प्लस के कितने हो जाएंगे 26 माइनस की 11 और 45 कितने हो जाएंगे 56 और यहाँ पर ये 36 प्लस के 6 12 2 हाथ की 1 3 3 6 62
56, तो प्लस के कितने बचेंगे 6, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें। अन्नू किसी कार्य को करने में बिन्नी से 4 गुना कार्य कुशल है। अन्नू किसी कार्य को करने में किससे 4 गुना कार्य कुशल है? बिन्नी से। तो अन्नू और बिन्नी के एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ जाएगा? 4:1। अब वे साथ मिलकर किसी कार्य को 7 घंटे में पूरा करती है। एफिशिएंसी कुल कितने की हो जाएगी? 5 की। 7 घंटों में पूरा करती है तो कुल कार्य कितना हो जाएगा? 35। नेक्स्ट बोला गया है अन्नू अकेले उसी कार्य को कितने घंटों में पूरा करेगी। अब अन्नू की एफिशिएंसी 4 की है, कार्य कितना है? कुल 35, तो 4 की एफिशिएंसी कितना टाइम लगेगा? 35/4 घंटे, जो कि क्वेश्चन नंबर 20 के ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है 35/4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 36√3 सेंटीमीटर है, तो उसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना होता है? 3 इंटू भुजा ए मान लेता हूँ, वे किसके बराबर है? 36√3 के, तो ए भुजा का मान कितना हो जाएगा? 12√3। अब समबाहु त्रिभुज के आपके इसकी ऊंचाई की बात की जाए, वे होती है √3 इंटू भुजा बटा 2, तो √3 इंटू भुजा का मान कितना है? 12√3/2, यहाँ से 6 और 3 √3 इंटू √3 कितना हो जाए? 3, तो 6 3 18, तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 18 सेंटीमीटर, जो कि आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिख रही है, इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। यदि दो संख्याओं का औसत 13 है और उसके गुणनफलों का वर्गमूल 12 है, तो संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात करना है। यदि दो संख्याओं का औसत 13 है तो उनका योग कितना हो जाएगा? 26, और क्या गया है कि उनके गुणनफलों का वर्गमूल 12 है, तो उनका गुणनफल कितना हो जाएगा? 144। अब हमें पूछा गया है कि उनका अंतर कितना हो, उन संख्याओं के बीच का अंतर कितना होगा, ये हमें पूछा गया है। अब a माइनस बी का स्क्वायर बराबर a प्लस बी का स्क्वायर, और यहाँ से -4ab, ये इक्वेशन होती है। अब निकालना क्या है? a माइनस बी का स्क्वायर, a माइनस बी का यहाँ पर स्क्वायर कर देता हूँ, a प्लस बी का मान कितना है? 26, 26 का स्क्वायर कितना होगा? 676, -4 इंटू ए बी का मान कितना है? 144, ये रख देता हूँ। a माइनस बी का स्क्वायर बराबर 676 -4 तो 16, 4 तो 16 और 1 17, 4 में 4 576। अब a माइनस बी का स्क्वायर बराबर कितना बचेगा? 676 में से 576 घटाने पर 100। अब a माइनस बी, यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा तो यहाँ पर अंडरूट लग जाएगा, और अंडरूट 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10। a माइनस बी, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना हो जाएगा? 10, जो कि ऑप्शन नंबर आपको सेकंड में दिख रहा होगा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बात करते हैं हम 23 की, जिसमें पूछा गया है 10 प्रेक्षणों का औसत 48 है, तो 10 प्रेक्षणों का कुल योग कितना हो जाएगा? 10 प्रेक्षणों का औसत है 46, तो कुल योग कितना हो जाएगा 460। बाद में ये ज्ञात हुआ कि एक प्रेक्षण को 142 के स्थान पर गलती से 42 पढ़ा गया, सही औसत कितना है? अब प्रेक्षण 1 था 142, पढ़ा कितना? 42, अंतर कितने का आएगा? 100 का, ये 100 इसमें ऐड हो जाएगा, 100 कम पढ़ा गया है, तो कुल कितना हो जाएगा? 560/10, तो सही औसत कितना हो जाएगा? 56, जो कि ऑप्शन नंबर आपको फर्स्ट में दिख रहा होगा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 56। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में बोला गया है एक टेलीविज़न 14,500 में उपलब्ध था, दिवाली की सेल के दौरान उसकी कीमत घटकर 11,890 हो गई, छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। टेलीविज़न कितने का था? 14,500 का, दिवाली की छूट के कारण उसकी रेट कितनी हो गई 11,890, तो छूट कितनी दी गई? छूट प्रतिशत हमें ज्ञात करना है, तो पहले मैं इसका अंतर ज्ञात कर लेता हूँ। 0, 1, 8 से 14, 2, 2600, 10 की, था कितना? 14,500 का, छूट कितने की दी गई? 2610 की। परसेंटेज में छूट निकालनी हो तो 100 से गुणा करा के परसेंटेज का साइन लगा देते हैं, और जब इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ पर छूट आएगी आपके 18%, जो कि ऑप्शन नंबर आपको 3rd में दी गई है। लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 25, एक दुकानदार एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, यदि उसने इसे इसके मूल क्रय मूल्य से 20% कम मूल्य पर खरीदा होता और इसे ₹10 कम मूल्य पर बेचा होता तो उसे 25% का लाभ होता,
वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। एक दुकानदार एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। माना वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये, 20% लाभ पर बेचता है मतलब 120 में। यदि उसने इसके मूल क्रय मूल्य से 20% कम मूल्य पर खरीदा होता, मूल मैंने माना है 100 क्रय मूल्य और खरीदता कितना है 20% कम मतलब 80 में खरीदता, और इसे 10 रुपये कम मूल्य पर बेचता, मतलब ये मूल मूल्य की सहित बात कर रहा है यहाँ पर, खरीदता और इसे ₹10 कम मूल्य पर बेचता मतलब 90 में बेचता, तो उसको 25% का लाभ होता। ये कह रहा 25% का लाभ होता है, हम कह रहे हैं 10% का लाभ। अब हमें पूछा गया है कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य तो 100% ही होगा, तो 10/25 × 100, 2500, 100 4 दाएँ 40, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 40, जो कि ऑप्शन नंबर आपको 3rd में दिख रहा है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। परंतु रेलवे ने इसका करेक्ट आंसर 50 क्यों माना है, ये साइड इस पर ऑब्जेक्शन वाला क्वेश्चन होगा। तो आज 16/11/2021 की शिफ्ट फेस्ट का जो मैथ के 25 क्वेश्चन थे, इसका डिस्कशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। और इसकी 16/11/2021 को जो पेपर हुआ था उसकी कंप्लीट PDF मैं मेरे टेलीग्राम चैनल टारगेट तक क्लासेज पर अपलोड कर दूंगा। आप वहाँ से जाकर इस कंप्लीट PDF को डाउनलोड कर लेना और एक बार स्वयं सोल्व कर देना, ताकि आपको 2023 में आपके SSGD का पेपर होगा उसमें ये काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है। अधिकतर क्वेश्चन TCSE एग्ज़ाम करवाती है, तो यहीं से वापस उठ के आएंगे। टेलीग्राम का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगा। अब यदि हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आपका भी ये फ़र्ज़ है कि आप हमें मोटिवेट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि हम नेक्स्ट आने वाले वीडियो में एक डबल एनर्जी के साथ आपके लिए इससे भी अच्छा कंटेंट तैयार करके लाए। थैंक्स।